नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। दोस्तों, आज की वीडियो है ईसीजीसी पीओ इंटरव्यू के ऊपर। इसमें हम डिस्कस करेंगे ईसीजीसी पीओ से रिलेटेड एमएसएमई एक्सपोर्ट के बारे में, फैक्टरिंग के बारे में और ग्लोबल ट्रेड रियलिटीज़ के बारे में। इसके बेसिस पर मैंने टोटल 8 क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो लेटेस्ट न्यूज़ में भी हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ईसीजीसी पीओ इंटरव्यू के लिए। दोस्तों, अगर आपने ईसीजीसी पीओ की प्लेलिस्ट सेव नहीं की है, तो आप इसको सेव कर लीजिएगा। जितनी भी वीडियोज़ आएँगी वो इसी प्लेलिस्ट में आएँगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने बजट की वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बजट अभी लेटेस्ट ही हुआ था, तो आपसे हो सकता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएँ। 2 वीडियोज़ हैं बजट की। एक बजट की टर्मिनोलॉजी के ऊपर है जिसमें मैंने बजट के सारे टर्म डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, और एक वीडियो है बजट के पार्ट ए के ऊपर जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है। आप इन दोनों बजट वीडियो की कंबाइंड पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस हाउ मच डिविडेंड ईसीजीसी डिक्लेयर्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ईसीजीसी लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए टोटल 433.80 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। ये अनाउंसमेंट कंपनी के 67th एनुअल जनरल मीटिंग में 9 सितंबर 2025 को की गई थी, और डिविडेंड चेक ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी को हैंडओवर भी किया गया था। सर, ये डिविडेंड एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का रिजल्ट है। ईसीजीसी ने इस साल 2076.67 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अचीव किया है, और एक्सपोर्टर को सपोर्ट किया रिकॉर्ड 8.55 लाख करोड़, जो पिछले साल से 17% की ग्रोथ दिखाता है। इसके अलावा सर, ग्रॉस प्रीमियम कलेक्शन भी ऑल टाइम हाई रहा, अराउंड 1366 करोड़ तक पहुंच गया था। एंड सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईसीजीसी 20 ईयर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड पे करता आ रहा है, और साथ ही प्रीमियम रेट्स एक्सपोर्टर के लिए स्पेशली एमएसएमईज को अफोर्डेबल रखे हैं। इसके अलावा सर, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के साथ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बैलेंस करके इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे एडमायरेबल क्वालिटी है, जो मैं पर्सनली रेस्पेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ईसीजीसी कंट्रीब्यूट टू इंडियाज गोल ऑफ अचीविंग $2 ट्रिलियन इन एक्सपोर्ट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंडिया ने $2 ट्रिलियन के कंबाइंड गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए ईसीजीसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सर, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, ईसीजीसी एक्सपोर्टर को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन बायर से पेमेंट ना मिलने के रिस्क से। ये रिस्क दो टाइप के हो सकते हैं, पहला है कॉमर्शियल रीजन, दूसरा है पॉलिटिकल रीजन। जब एक्सपोर्टर को ये प्रोटेक्शन मिलता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खासकर स्मॉल एक्सपोर्टर्स को, वो नए और रिस्की मार्केट में एंट्री लेने के लिए रेडी होते हैं। सर, फाइनेंशियल ईयर 25 में ही ईसीजीसी ने 8.55 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट को सपोर्ट दिया है, और ये लगभग 85% एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस मार्केट को कवर करता है। ये दिखाता है कि ईसीजीसी ऑलरेडी इकोसिस्टम का बैकबोन है। एंड सर, ईसीजीसी सिर्फ एक्सपोर्टर को ही नहीं, बैंक को भी इंश्योरेंस कवर देता है एक्सपोर्ट लोन पर होने वाले लॉस के अगेंस्ट। इससे बैंक ज़्यादा फ्रीली एक्सपोर्टर को लोन देते हैं, क्रेडिट फ्लो इम्प्रूव होता है, और एक्सपोर्ट नेचुरली ग्रो करते हैं। रिसेंटली सर, ईसीजीसी ने माइक्रो और स्मॉल एक्सपोर्टर के लिए कोलेटरल फ्री कवर इंट्रोड्यूस किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एमएसएमई सेक्टर के लिए। साथ ही 24 कंट्रीज़ की रिस्क रेटिंग अपग्रेड की गई है। इससे एक्सपोर्टर को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट जैसे रीजन में डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलता है। सर, गवर्नमेंट ने 4400 करोड़ का कैपिटल सपोर्ट भी दिया है, जिससे ईसीजीसी की अंडरराइटिंग कैपेसिटी लगभग 88,000 करोड़ तक पहुंच गई है। कैन यू टेल अस व्हाट नेक्सी इज एंड व्हाट द पर्पस इज बिहाइंड द ईसीजीसी एंड नेक्सी एग्रीमेंट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, नेक्सी का फुल फॉर्म है निप्पॉन एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस। ये जापान की ऑफिशियल एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में ईसीजीसी है। सर, नेक्सी फुली जापानीज गवर्नमेंट के ओनरशिप में है, और इसका मेन काम होता है जापानीज कंपनी को सपोर्ट करना जब वो ओवरसीज बिजनेस करती हैं। सर, ये एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ताकि जापानीज एक्सपोर्टर को रिस्क प्रोटेक्शन मिल सके। सर, अगर हम ईसीजीसी नेक्सी एग्रीमेंट की बात करें, तो दोनों इंस्टीट्यूशन ने पहली बार 2018 में एमओयू साइन किया था, जब पीएम मोदी जापान की विजिट पर गए थे। उस एमओयू में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, म्यूचुअल ट्रेनिंग
और री इंश्योरेंस डिस्कशन कवर किए गए थे। फिर ये कॉपरेशन आगे बढ़ा। मार्च 2024 में री इंश्योरेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ और अगस्त 2025 में टोक्यो में 9 टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफ्रीकन डेवलपमेंट समिट के दौरान फुल री इंश्योरेंस एग्रीमेंट साइन हुआ। इसका कोर पर्पस है, जब जापानीज कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही होती हैं और वहां से थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट करती हैं, जैसे अफ्रीका, तो ईसीजीसी इंश्योरेंस अंडरराइट करता है और नेक्सी उस रिस्क का कुछ हिस्सा री इंश्योरेंस के थ्रू शेयर करता है। इससे दोनों कंट्रीज का रिस्क कम होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और इंडो जापानीज इकोनॉमिक टाई स्ट्रांग होती हैं। साथ ही सर, मेक इन इंडिया को सपोर्ट मिलता है और इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और प्रॉस्पेरिटी प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस हाउ द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर बेनिफिट एमएसएमई एक्सपोर्टर एंड व्हाट इज द मैक्सिमम कोलेटरल फ्री लोन एन एक्सपोर्टर कैन गेट अंडर दिस स्कीम। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर को यूनियन कैबिनेट ने 12 नवंबर 2025 को अप्रूव किया था। इस स्कीम को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंप्लीमेंट करता है थ्रू नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। सर, ये स्कीम एमएसएमई एक्सपोर्टर को एडिशनल वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करती है। उनको उनके एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट वर्किंग कैपिटल लिमिट का एक्स्ट्रा 20% तक लोन मिल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कम्प्लीटली कोलेटरल फ्री होता है, कोई पर्सनल गारंटी भी नहीं चाहिए। सर, गवर्नमेंट लैंडिंग बैंक को 100% क्रेडिट गारंटी देती है, इसलिए बैंक को लॉस का कोई डर नहीं होता। इसी वजह से बैंक इजीली लोन सैंक्शन कर देते हैं। एंड सर, इंटरेस्ट रेट भी बेनिफिशियल रखा गया है। ये एग्जिस्टिंग रेट से 1% कम होता है, लेकिन मैक्सिमम 10% पर एनम तक कैप्ड है और जीरो प्रोसेसिंग फीस होती है। सर, लोन का टेन्योर 4 ईयर का होता है, जिसमें 1 ईयर का मॉरेटोरियम भी इंक्लूड है। इसके अलावा सर, अगर किसी एमएसएमई एक्सपोर्टर का सिर्फ 5% एक्सपोर्ट टर्नओवर भी है, तो भी वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा सर, अगर हम मैक्सिमम कोलेटरल फ्री लोन की बात करें, तो पर बोरोवर 50 करोड़ तक का लोन मिल सकता है अक्रॉस ऑल बैंक और पूरी स्कीम का टोटल साइज है 20,000 करोड़। सर, ये स्कीम और ईसीजीसी के इंश्योरेंस कवर मिलाकर एमएसएमई एक्सपोर्टर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं, ताकि वो ग्लोबल मार्केट में कॉन्फिडेंटली ग्रो कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस व्हाट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग इज एंड व्हाई डू यू थिंक इंडियाज फैक्टरिंग मार्केट इज स्टिल सो स्मॉल कंपेयर टू द ग्लोबल लेवल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है। इसमें एक्सपोर्टर अपने अनपेड ओवरसीज इनवॉइस एक फाइनेंशियल कंपनी को भेज देता है, जिसे हम फैक्टर कहते हैं, और वो भी डिस्काउंट पर। सर, इसका सिंपल मतलब है कि एक्सपोर्ट को तुरंत कैश मिल जाता है, बिना बायर के पेमेंट के वेट किए। सर, इस अरेंजमेंट में एक्सपोर्टर को 3 मेजर बेनिफिट मिलते हैं। पहला, इमीडिएट लिक्विडिटी। दूसरा, क्रेडिट रिस्क प्रोटेक्शन। तीसरा, पेमेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट और ओवरसीज बायर से कलेक्शन का सपोर्ट। सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अकॉर्डिंग ईसीजीसी ये फैसिलिटी स्पेशली एमएसएमई एक्सपोर्टर के लिए प्रोवाइड करता है। एंड इसके अलावा सर, इंडिया का फैक्टरिंग मार्केट ग्लोबल लेवल के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। सर, डेटा के हिसाब से देखें, इंडिया का शेयर ग्लोबल फैक्टरिंग मार्केट में 1% से भी कम है, सिर्फ लगभग 0.14% है। ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड फाइनेंस स्टडी 2025 में मेंशन किया गया है। सर, जब हम कंपैरिजन करते हैं, इंडिया में सिर्फ 11 फैक्टरिंग कंपनीज हैं, जबकि इटली में 30 कंपनीज हैं। सर, इसके कुछ मेन रीज़न है। पहला है, फैक्टरिंग लॉ इंडिया में लेट डेवलप हुआ। दूसरा, बैंक हैवी कोलेटरल डिमांड करते हैं। तीसरा, कैपिटल रिलीफ का बेनिफिट मेनली ईसीजीसी बेस्ड पॉलिसी को मिलता है, प्राइवेट इंश्योर को नहीं। एंड सर, मार्केट में प्लेयर बहुत कम है और सबसे इम्पोर्टेंट, एमएसएमई एक्सपोर्टर में फैक्टरिंग के बारे में अवेयरनेस भी लो है। सर, कंक्लूजन करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट बेस स्ट्रांग होने के बावजूद स्ट्रक्चरल इशू, रेगुलेटरी गैप और लो अवेयरनेस की वजह से फैक्टरिंग मार्केट अभी भी स्मॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन हैज बीन लार्जली पेपर बेस्ड। टेल अस व्हाट प्रॉब्लम इज भारत ट्रेड नेट ट्राइंग टू सॉल्व एंड हाउ इट इज रिलेवेंट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, भारत ट्रेड नेट को यूनियन बजट 25-26 में अनाउंस किया गया था एज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सर, ये एक बेसिक लेकिन सीरियस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश है। इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड अभी भी बहुत ज़्यादा पेपर वर्क पर डिपेंड करता है। अलग अलग सिस्टम है और उनके बीच कनेक्टिविटी बहुत कम है। सर, आज के टाइम पर एक एक्सपोर्टर को कस्टम से डील करना पड़ता है, डीजीएफटी से अलग, बैंक से अलग,
शिपिंग लाइन से अलग और पोर्ट अथॉरिटी से अलग। हर जगह डॉक्यूमेंटेशन बार-बार सबमिट करने पड़ते हैं। इससे डिले होता है, एरर बढ़ते हैं, कॉस्ट इंक्रीज़ होती है और सर इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एमएसएमईज़ पर पड़ता है क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं होते कि वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज कर सकें। सर भारत ट्रेड नेटवर्क एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा, जहां ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसिंग सॉल्यूशन एक ही जगह इंटीग्रेट होंगे। इसके अलावा सर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी कहा था, भारत ट्रेड नेटवर्क यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म को कॉम्प्लीमेंट करेगा और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन करेगा। सर अगर हम ईसीजीसी के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये इनिशिएटिव बहुत रेलेवेंट है। वेरीफाइड डिजिटल ट्रेड डाटा मिलने से रिस्क असेसमेंट फास्टर होगा, क्लेम प्रोसेसिंग क्विक होगी और एक्सपोर्टर को बेटर सपोर्ट दिया जा सकेगा। ओवरऑल सर भारत ट्रेड नेट पेपर वर्क, डिले और फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा और इंडिया के ट्रेड इकोसिस्टम को मोर एफिशिएंट और डिजिटल बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज एक्सपोर्ट टू द यूएस हैज बीन अफेक्टेड बाय रीसेंट यूएस टैरिफ एक्शन। कैन यू टेल अस हाउ दीज यूएस टैरिफ हैव इम्पैक्टेड इंडियन एक्सपोर्टर एंड व्हाट रोल ईसीजीसी कैन प्ले हियर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर अगस्त 2025 में यूएस ने इंडियन गुड्स पर 50% तक टैरिफ इम्पोज किए थे। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्टर पर पड़ा। सर मई से सितंबर 2025 के बीच इंडिया के एक्सपोर्ट टू द यूएस लगभग 37.5% तक गिर गए। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और श्रिम्प सेक्टर पर हुआ, जो ये सेक्टर मोस्टली एमएसएमई ड्रिवन है और लेबर इंटेंसिव भी हैं, इसलिए इसका एम्प्लॉयमेंट पर भी इफेक्ट पड़ा। लेकिन सर फरवरी 2026 में इंटरिम ट्रेड डील हुआ जिसमें टैरिफ को रिड्यूस करके 18% कर दिया गया। इससे थोड़ा रिलीफ मिला एक्सपोर्टर को। एंड सर ईसीजीसी का रोल बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। दिसंबर 2025 में पीआईबी के अकॉर्डिंग ईसीजीसी ने तुरंत रिस्पॉन्स किया। सबसे पहले एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए कोलेटरल फ्री कवर इंट्रोड्यूस किया। बैंक के लिए कवर एनहेंस करके 90% तक कर दिया गया। क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया और 24 कंट्रीज के कंट्री रेटिंग को अपग्रेड किए गए ताकि एक्सपोर्टर अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई कर सकें। इसके अलावा सर गवर्नमेंट ने भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। 25,060 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर के थ्रू 20,000 करोड़ का एडिशनल क्रेडिट सपोर्ट अनाउंस किया। सर ऐसे ग्लोबल शॉक के टाइम पर ईसीजीसी एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। सर ये एक्सपोर्टर और बैंक्स दोनों का कॉन्फिडेंस मेंटेन करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस विच बॉडी और डिपार्टमेंट लुक आफ्टर फेयर कंपटीशन इन इंडिया। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस का सिंपल मतलब होता है अनफेयर बिजनेस एक्टिविटीज जो मार्केट में फ्री और फेयर कंपटीशन को डैमेज करती है। मार्केट तब हेल्दी होता है जब कंपनीज ऑनेस्टली compete करें, लेकिन जब कंपनीज मिलकर सिस्टम को मैनिपुलेट करती हैं तब प्रॉब्लम शुरू होती है। सर इनके कई एग्जांपल हैं, जैसे प्राइस फिक्सिंग। इसमें कॉम्पिटिटर आपस में मिलकर प्राइस फिक्स कर देते हैं, इसको कार्टेल भी कहते हैं। सेकंड है सर बिल्ड रैंकिंग। जब टेंडर प्रोसेस में कंपनीज पहले से डिसाइड कर लेती हैं कौन जीतेगा। नेक्स्ट है सर मार्केट शेयरिंग। जब कंपनीज एरिया या कस्टमर डिवाइड कर लेती हैं। सर एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है। अगर कोई पावरफुल कंपनी अपनी डोमिनेंस का गलत फायदा उठाए तो छोटी कंपनीज को नुकसान होता है। और सर कुछ मर्जर भी कंपटीशन कम कर देते हैं अगर मार्केट में सिर्फ एक या दो स्ट्रॉन्ग प्लेयर ही बच जाए। सर इन सब का डायरेक्ट नुकसान कस्टमर को होता है, प्राइस बढ़ जाते हैं, चॉइसेस कम हो जाती हैं। सर इंडिया में फेयर कंपटीशन इंश्योर करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रेस्पॉन्सिबल बॉडी है। ये कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर एस्टेब्लिश हुई थी और इसको कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 से और स्ट्रेंथन किया गया है। सर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर फंक्शन करती है। इसका मेन रोल है मार्केट में फेयरनेस मेंटेन करना। एंड सर अगर ईसीजीसी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये टॉपिक और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। सर ईसीजीसी के पास लगभग 85% मार्केट शेयर है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सेक्टर में। इसलिए एक रेस्पॉन्सिबल मार्केट लीडर होने के नाते और स्पेशली आईपीओ की प्रिपरेशन में ईसीजीसी को इंश्योर करना होगा कि उसकी प्राइसिंग और सर्विसेज फेयर और ट्रांसपेरेंट रहे। सर उसका फोकस होना चाहिए सब एक्सपोर्टर को सपोर्ट करना, खासकर एमएसएमईज को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।
दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।